हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज भगवती पीजी कॉलेज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की। उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी ने कोरोना की वैक्सीन भी ली होगी ताकि भविष्य में आने वाली इस बीमारी से सुरक्षित रह सके। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज की ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं सुरक्षा के लिए। इसलिए हम भगवती की तरफ से, भगवती पीजी कॉलेज की तरफ से आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर्स के सारे स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, सारे स्टूडेंट्स से अपेक्षा रखता हूँ कि सभी जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक ऑनलाइन क्लास देखना जारी रखेंगे ताकि अपनी पढ़ाई में किसी तरह का कोई अवरोध, बाधा उत्पन्न ना हो। पढ़ाई एक बहुत अच्छी और आवश्यक थ्योरी है एक तरह की कि अगर इसको ब्रेक दे दिया तो बाकी पीछे का सारा गायब हो जाता है। तो पढ़ाई में चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट, निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। भले ही कोई बीमारी आए, आपदा आए, आपातकाल आए, इमरजेंसी आए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और इसी पर्पज के आधार पर हम लोगों ने ये एक विकल्प के रूप में आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन केवल हमारे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग इस वीडियो को रोज़ नियमित रूप से नहीं देखोगे। नोट्स बनाओ, इसकी पढ़ाई करते रहो, तभी जाके इसका भी कोई फ़ायदा होगा। हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आप तक पहुँचेगा तो ही फायदा है। और पहुंचने के लिए आपको नियमित रूप से क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो फिजिक्स में जैसे अपन फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, 3 पेपर होते हैं अपने। तो यहाँ भी 3 पेपर जो है, फर्स्ट पेपर जो है फिजिक्स का सेकेंड ईयर में, उसका नाम है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी। दूसरा जो सेकंड पेपर है और इम्पोर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी। और थर्ड पेपर जो है वो है गणितीय भौतिकी। सेकेंड ईयर में जो फिजिक्स के 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर तो क्या है, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी का। सेकेंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का है और थर्ड पेपर गणितीय भौतिकी का है। तीनों पेपरों के वही रेट, मूल्य, कीमत यानी कि अंकों का भार उसी तरह से है जैसे फर्स्ट ईयर में था, वैसे ही 50% नंबर के तीनों पेपर। अब इस साल चूँकि कोरोना की वजह से पढ़ाई कम हुई समय में, इसलिए पेपरों का थोड़ा पैटर्न, टाइम, क्वांटिटी चेंज कर दी है, कम कर दी है। लेकिन अगले साल जब आप लोग पेपर देंगे तब तक कोरोना का इस तरह का कोई आपातकाल होगा नहीं। सबकी एग्ज़ाम लगेगी फुल सिलेबस के साथ, फुल टाइम के साथ। तो सबको रेगुलर पढ़ना है और ये नहीं सोचना है कि अगले साल भी हम इसी तरह से बिना पढ़ाई किए या कम पढ़ाई करके कम समय में कम एग्ज़ाम देके आगे प्रमोट हो जाएंगे। ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए। तो तीनों पेपर में पढ़ने हैं। आज अपन पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी का। तो फर्स्ट पेपर जो है फिजिक्स का ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी।
यानी कि दो तरह के ब्रांचेज हैं थर्मोडायनेमिक्स की और साइंस की। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। फर्स्ट पेपर जो है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स का है। अब इसकी फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले थर्मोडायनेमिक्स का अर्थ अपने को समझना पड़ेगा। हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। स्थूल निकायों में ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। स्थूल निकाय क्या होता है और ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या है, ये सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा। स्थूल निकायों में ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले तो अपने को हीट के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा क्या है? हीट यानी कि ऊष्मा। तो ऊष्मा को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि हम ऊष्मा गतिकी की बात करेंगे तो अन्योन्य क्रियाओं की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले ऊष्मा की बात करें। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। इसे ऊर्जा के कई रूप हमने पढ़े होंगे, बहुत सारे रूप हमने पढ़े हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, बौछाई। इन्हीं में से एक रूप है ऊष्मा। ऊर्जा जो होती है वो आइसोटोन होती है किसी के द्वारा किया गया कार्य, यानी ऊर्जा इक्वल होता कार्य। ऊर्जा को कार्य में, कार्य को ऊर्जा में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है ऊष्मा भी एक ऊर्जा का ही रूप है। इसका मतलब ऊष्मा को कार्य के रूप में या कार्य को ऊष्मा के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ऊष्मा एक्चुअल में इसका आविष्कार, इसकी खोज, इसकी अवधारणा कैसे हुई। ऊष्मा की अवधारणा तो 18वीं सदी तक ऊष्मा को एक तरल पदार्थ माना जाता था। ऊष्मा को क्या माना जाता था? एक तरल पदार्थ। तरल पदार्थ समझते ही होंगे तो जो भी पदार्थ प्रवाहित हो सकते हैं, बह सकते हैं, गति कर सकते हैं, वो तरल पदार्थ होते हैं। जैसे अपन जानते हैं पदार्थ की 3 स्टेज होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में पदार्थ चल नहीं सकता, लेकिन लिक्विड और गैस प्रावस्था में वो गति कर सकता है। तो ये दोनों प्रावस्थाएं यानी कि द्रव और गैस प्रावस्थाएं क्या कहलाती हैं? तरल अवस्था। तो तरल पदार्थ माना जाता था ऊष्मा को भी 18वीं सदी तक। क्यों माना जाता था? उसका एक बेसिक रीज़न है। चूँकि अपन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से डेली लाइफ में इस चीज़ को कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा चलती है, निकलती है, बहती है एज लाइक ए तरल पदार्थ। जैसे गर्मियों के दिनों में हमें गर्मी क्यों लगती है? तो रीज़न साफ है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम और एनवायरनमेंट यानी वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा जब होता है तो वहाँ से ऊष्मा हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो बाहर वातावरण
टेम्परेचर ज़्यादा है यानी उच्च ताप, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है यानी कि निम्न ताप। तो इसलिए ऊष्मा हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश करती है, इसलिए हमें गर्मी का अनुभव होता है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगता है, खलबली सी मचती है, घबराहट, बेचैनी, पसीना, ये सब उसी के इफेक्ट हैं। और सर्दियों में इसका उल्टा होता है। सर्दी क्यों लगती है? क्योंकि सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा। एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें तो 37 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाहर का टेम्परेचर 12, 13, 15 है तो हमारी ऊष्मा निकल के बाहर जाएगी। और सीधा सा मतलब है, ऊष्मा अगर बाहर निकलेगी तो हमारी शरीर की ऊष्मा, एनर्जी कम होएगी, काम करने की क्षमता सब कम होती जाएगी, सर्दी लगेगी। उस ऊष्मा को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। स्वेटर, जर्सी, मफलर, टोपा क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये ऊन के बने हुए होते हैं और ऊन जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी एक दीवार का काम करेगी। तुम्हारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में एक दीवार बन जाएगी। कौन? ऊष्मा रोधी दीवार बन जाएगी। कौन? स्वेटर, जर्सी, मफलर, टोपा, जो भी अपन कपड़े पहन रहे हैं, तो वो तुम्हारी ऊष्मा को बाहर निकलने से बचाएंगे, रोकेंगे, जिससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। बॉडी का टेम्परेचर लगभग समान बना रहेगा, सारी एक्टिविटीज़ बॉडी की सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो इसलिए ये पहले से ज्ञात है, सब लोग जानते हैं कि ऊष्मा उच्च से निम्न ताप की ओर चलती है। हम बर्फ का टुकड़ा हाथ में रख लें, हाथ ठंडा हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की ऊष्मा बर्फ में चली गई और बर्फ पिघली। अगर हाथ में मुट्ठी में से बर्फ दबा लें तो पानी टपक टपक गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका मतलब बर्फ पिघल रही है। तो क्यों पिघली बर्फ? क्योंकि हाथ की ऊष्मा बर्फ में जा रही है, बर्फ पानी में बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। इसका मतलब हमारे शरीर के ताप ज़्यादा है, बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमारा 37-38 है, इसलिए ऊष्मा जा रही है। इसका मतलब ऊष्मा बहती है, प्रवाहित होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है। गर्म कोयले को हाथ में रख ले तो जल जाएंगे, क्योंकि उसकी ऊष्मा तुम्हारे बॉडी में अंदर जाएगी, छुटकेगा हाथ से। तो इसका मतलब ये सब पहले से जानते हैं कि ऊष्मा तरल पदार्थ की तरह, जैसे लिक्विड प्रोवाइड होता है, पानी आता है ऊपर से नीचे की तरफ या ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है, गैस भी प्रोवाइड होती है, उसी तरह से ऊष्मा भी प्रोवाइड होती है। इसलिए 18वीं सदी तक, यानी जब ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसकी एक्चुअल में क्या है, तब तक इस तरल पदार्थ का नाम था ऊष्मा, और इस तरल पदार्थ का नाम क्या था? कैलोरी। तरल पदार्थ को किस नाम से पुकारा जाता था? कैलोरिक। और इसीलिए ऊष्मा का मात्रक आज भी कैलोरी है। ऊष्मा का मापन काहे में करते हैं अपन? कैलोरी में करते हैं कि नहीं करते? तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि इसका पहला नाम कैलोरिक था, जो कि तरल पदार्थ है। लेकिन इसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रयोग किए, तब जाके ये पता लगा। एक वैज्ञानिक था हम्फ्री डेवी, इसने क्या किया, बर्फ के 2 ब्लॉक लिए, एक बर्फ का टुकड़ा ये हो गया, दूसरा बर्फ का टुकड़ा ये हो गया। अपन जानते हैं इसका भी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों को संपर्क में रखेंगे तो कोई ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होनी, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण तो कब होना है? जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो। अब इनमें तो दोनों का ही ताप समान है, दोनों का ही टेम्परेचर क्या है? इसमें 0 डिग्री। तो इसमें से इसमें या इसमें ऊष्मा तो ट्रांसफर नहीं होगी ना। लेकिन अगर इन बर्फ के दोनों टुकड़ों को आपस में रगड़े से घर्षण कराएं, करा के देख लो प्रैक्टिकली, अगर विश्वास नहीं है तो दोनों टुकड़ों को अगर आपस में रगड़ेंगे तो बर्फ पिघलेगी, दोनों टुकड़े घिसते जाएंगे, पिघलते जाएंगे, पानी बनता जाएगा
और थोड़ी देर बाद दोनों बर्तनों के बिल्कुल पानी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मात्र घर्षण से इनके बीच में क्या किया हमने, घर्षण उत्पन्न किया, इनको रगड़ा, तो दोनों टुकड़ों को आपस में रगड़ने से ही दोनों बर्फ पिघल जाती है। इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा, यानी कि हीट। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये हमने घर्षण में क्या किया, कार्य किया। घर्षण में क्या किया, कार्य, घर्षण कर रहे हैं ना हम, तो कार्य है ये, वो कार्य में कन्वर्ट हो गया ऊर्जा में। इसका मतलब साफ है कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही है, क्योंकि कार्य कर रहे हैं अपन, और कार्य जब कर रहे हैं तो उस कार्य को काय में बदला गया, ऊर्जा में। और यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है किसके रूप में उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा के रूप में, क्योंकि दोनों बर्फ के टुकड़ों को पिघला दिया, और पिघलाने के लिए तो ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। हमारे दोनों हाथ मान लो ठंडे हो सर्दी में, तो हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं जोर जोर से, तो क्यों करते हैं, इसका मतलब साफ है कि दोनों के टेम्परेचर सेम है, बॉडी के ही दोनों हाथ हैं, दोनों ही हाथों का टेम्परेचर समान है, तो दोनों को अगर कांटेक्ट में रखते हैं तो ऊष्मा का ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। ट्रांसफर तो तब होता है जब ताप में डिफरेंस हो, ताप में अंतर हो तो ही ऊष्मा का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन दोनों हाथ अगर सेम टेम्परेचर पे है तो ऊष्मा ट्रांसफर तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर अपन रगड़े दोनों हाथों को तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे हाथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि रगड़ने से, घर्षण से, यानी कार्य करने से क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा। और कार्य क्या है, ऊर्जा है। इसीलिए पता लगा कि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसके अलावा भी वैज्ञानिक ने रम्बर्ट नामक, इसने क्या किया है, तो की बैरल की रंग नली, तो बहुत मोटी धातु की बनी होती है बैरल, छोटी मोटी नहीं, बहुत मोटी है। इसमें एक छेदक छेनी थोड़ी होती है ना जैसे, उससे इसमें हथौड़ा मार मार के छेद करने का प्रयास करता है। एक तोप की बैरल नली मोटी धातु की बनी हुई, और छेनी जो होती है कि नहीं, अपने पास जानते हैं अपन मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, वो छेनी होती है नुकीली नोक की, उससे ऐसे छेद करना। तो छेद जब करता है, करते 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 ये वाला जो हिस्सा दोनों कांटेक्ट में आ रहा है, इसका तोप की नली का और ये छेद करने वाले पेड़, तो ये दोनों ही अत्यंत गर्म हो जाते हैं। अत्यंत क्या हो जाते हैं, गर्म। गर्म होने का मतलब क्या है, साफ है, ऊष्मा उत्पन्न हुई। यहाँ भी वही लॉजिक है, उस तोप की नली और वेधक के बीच में लगातार क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और घर्षण से, घर्षण में किया गया कार्य में उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो रहा है, पैदा हो रहा है, या कह सकते हैं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। घर्षण मात्र से कई अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, जितनी चाहे। अपन हाथ को जितने चाहे देर तो रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितने तेज भी ऊष्मा हो सकती है, हाथ दोनों जल जाएं, मतलब इतनी ज़्यादा ऊष्मा हो सकती है कि अपन हाथ को हटा लें, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएं और अपने हाथों को दूर कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, और घर्षण में कार्य किया जाएगा, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। इसलिए सिद्ध हो गया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब इसमें और कार्य में रिलेशन निकाला जाए, यानी कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं और ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं। कैसे, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नंबर 1, पदार्थ के ताप में वृद्धि।
अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाना हो, टेम्परेचर इंक्रीज करना हो, तो दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, सीधे ही ऊष्मा प्रदान करो, उसके सीधे ही ऊष्मा प्रदान करके। और नंबर 2, यांत्रिक कार्य करके। यांत्रिक कार्य करके दोनों तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीधे ही ऊष्मा कैसे, जैसे मान लो तुम्हें पानी को गर्म करना है, पानी को गर्म करना है या हाथों को सेकना है, ठंडे हाथ हैं तुम्हारे दोनों। अब दो तरीके से इनको गर्म कर सकते हैं। सीधे ही ऊष्मा मतलब आंच पे सेक लो अपने हाथों को, कहीं जल रहा चूल्हा, लकड़ी जल रही है, आग उसके अंदर है, सेको, या धूप में सेको, थोड़ी देर में हाथ गर्म हो जाएंगे। वो तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यांत्रिक कार्य कौन से हो गए, ये मैकेनिकल वर्क। दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, रगड़ते ही दोनों क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अब अगर अपन किसी के पास हाथ गर्म करके ले जाएं, तो क्या एग्जैक्टली ये बताया जा सकता है कि हाथ किस तरह से गर्म किए गए? नहीं ना भाई। गर्म हाथ तुमने कर लिए और किसी के गाल पे टच किया, उसके हाथ गर्म, तो क्या वो व्यक्ति ये बता सकता है कि हाथ कैसे गर्म किए गए? नहीं बता सकता। उसे नहीं पता। उससे पूछा जाए कि बताओ मैंने हाथ कैसे गर्म किए, आग पे सेक कर या रगड़ कर, तो नहीं बता सकता। इसका मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों तरीके से एक ही काम हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ऊष्मा और कार्य सीधे सीधे एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, दोनों में समानता है। ऊष्मा और कार्य में समतुल्यता है। और एक दूसरा तरीका, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कराना। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनानी हो, तो भी दोनों तरीके होंगे। फर्स्ट तरीका क्या होगा, सीधे ही ऊष्मा प्रदान करके। और सेकंड तरीका क्या होगा, यांत्रिक कार्य करके। यहां भी वही दोनों तरीके हैं ये वाले। जैसे एग्जांपल, मान लो कि बर्फ को बनाना हो पानी में, बर्फ ठोस अवस्था है और पानी उसकी लिक्विड अवस्था है, तो दो तरीके से कैसे, सीधे ही उसमें प्रदान करने का मतलब बर्फ को किसी पात्र में, भगोनी में, गिलास में रखकर स्टोव पे रख दो, चूल्हे पे रख दो, तो सीधे ही उसमें मिलेगी। या धूप पे रख दो या फ्रीज से बाहर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ रख दो, उसमें मिलेगी, धीरे धीरे बर्फ काई बदल जाएगी, द्रव में, लिक्विड में, जल में। तो ये तो अगर सीधे ही उसमें प्रदान करते। और यांत्रिक कार्य क्या, दो बर्फ के टुकड़ों को रगड़ो ऐसे, दोनों बर्फ पिघल जाएगी। अब पिघलने के बाद जो पानी मिला, इस तरीके से भी और इस तरीके से, दोनों तरीके से पानी मिलेगा, दोनों ही पानी ठंडे होंगे। बर्फ के तुरंत पिघलने के बाद तक पानी ठंडा ही रहता है, ऐसे नहीं गर्म हो जाए, गर्म होता रहे, पिघलती रहे, गर्म होता रहे, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती पानी ठंडा ही रहता है, उसके बाद गर्म होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों तरीके से अगर अपन पानी बनाते हैं बर्फ से, और फिर किसी से पूछते हैं कि बताओ बर्फ से पानी कौन से तरीके से बनाया गया, सीधे ऊष्मा प्रदान करके या यांत्रिक कार्य करके, तो कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि इस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया है या बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़कर पानी बनाया है। इसका मतलब यहाँ भी रिजल्ट वही निकला, ऊष्मा और कार्य एक दूसरे के इक्वल है।
इसीलिए ऊष्मा को कभी भी कार्य में या कार्य को कभी भी ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ऊष्मा और कार्य एक दूसरे के समतुल्य है, इक्वल है। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिक जूल ने रिलेशन भी दिया था। जूल का नियम कह दो या सिद्धांत कह दो, रिलेशन कह दो या जूल संबंध कह दो। जूल संबंध पढ़ा भी होगा एक बार तुमने 10th में, 11th में या 12th में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं भी पढ़ा हो। W बराबर होता है JH। ये रिलेशन है। W बराबर H इससे दोनों की मात्रक अलग अलग है, इसलिए परिमाण अलग अलग हो सकता है। केवल ऊर्जा तो उतनी होगी। तो W क्या है? कार्य। और H क्या है? ऊष्मा। और J है ये जूल मीटर। इसको चाहे तो अपन JH बराबर W/J। जब भी J का मान कितना होता है? 4.18। मात्रक, कार्य का मात्रक क्या? जूल। और ऊष्मा का कैलोरी। J बराबर W/H है। W यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल और ऊष्मा का कैलोरी। जब भी कार्य को जूल में बदलना हो, जूल में तो कार्य है, या ऊष्मा को कैलोरी में जूल में बदलना हो, तो J का रिलेशन अपन देखते हैं। जूल है, कैलोरी में बदलना हो गुणा कर सकते हैं 4.2 से। 1 जूल बराबर होता है लगभग में मान 4.2। 4.18 लिखा हमने को, लेकिन लगभग में 4.2 लिख सकते हैं। तो 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी, यानी 1 जूल कार्य कर लो, 4.18 कैलोरी ऊष्मा दे दो डायरेक्ट। दोनों तरीके से हो रहा है ना काम अपना। एक ही चीज दो तरह के प्रोसेस से हो रही है, डायरेक्ट ऊष्मा प्रदान करनी है तो 4.18 कैलोरी ऊष्मा दे दो या 1 जूल कार्य करा लो, दोनों से बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। 1 जूल कार्य करने से उतनी ऊर्जा, 4.18 कैलोरी ऊष्मा देने से भी उतनी ही ऊर्जा। तो एक रिलेशन हो गया 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर हो सकता है 1 जूल ही हो गया, और 4.18 उसकी घात 3 है, तो किलो कैलोरी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये रिलेशन अपन निकाल सकते हैं इसके आधार पर। किलो कैलोरी लेना हो तो उसकी घात 3 से गुणा कर सकते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर, रिलेशन इस तरह लिखेंगे, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणा उसकी घात 3 लिख दिया है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 कैलोरी ऊष्मा और 4.18 जूल बराबर। कैलोरी में जब भी ऊष्मा बदलना हो तो 4.18 का भाग देते हैं। जैसे W को जूल को कार्य में बदलना हो, कोई कार्य मान दिया हो 2 जूल, तो कैलोरी बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 कैलोरी का मतलब ये 4.18 जूल। 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बटे 4.18 जूल। 4.18 का भाग तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से गुणा कर देते हैं, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए भाग देते हैं। तो इससे हमने सीधे रिजल्ट क्या निकला कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। इसलिए हमेशा अपन कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक अभी आएंगे आगे। ऊष्मा इंजन, उसमें यही होता है, इंजन क्या करता है? ऊर्जा कार्य में बदलता है। तो वह ऊर्जा कौन सी प्रकार की होगी? ऊष्मा ऊर्जा होगी। उसको कार्य में बदलेंगे, कार्य में बदलेंगे।
कार्य में कभी बदलेगा जब ये प्रोसेस होगा सीधा, जैसे मैंने बताया ये तरीका समतुल्यता का। अब इसके बाद हम देखें स्थूल निकाय क्या है। अपने को स्थूल निकाय में निम्न क्रिया पढ़नी है। स्थूल निकाय, निकाय तो सब लोग समझते हो क्या होता है निकाय। निकाय का मतलब सब लोग समझते ही हो। निकाय में तो सिस्टम है, बहुत सारे कणों, अणु, परमाणु, आयन, धनायन, ऋणायन, इन सब का समूह। कणों का, परमाणुओं का, अणुओं का, आयनों का समूह क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। अब निकाय बहुत छोटा सा हो, जैसे किसी पात्र में, छोटे से पात्र में भरी गैस, तो वो कहलाएगा सूक्ष्म निकाय। और अगर बड़ा हो निकाय, जैसे कमरे में भरी गैस या वायुमंडल है पूरा का पूरा, इसके अंदर वायु है बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में, तो क्या कहलाएगा फिर ये? स्थूल निकाय। तो स्थूल का मतलब बड़ा निकाय। कई तरह निकाय होता है। खुला निकाय, खुला मतलब आदान प्रदान आसानी से हो जाए तो खुला। बंद निकाय, अगर बाहर के साथ किसी दूसरे निकाय के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो तो बंद निकाय होता है। बिलगित निकाय, बिलगित का मतलब अन्य किसी के साथ कोई संपर्क नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? बिलगित निकाय कहलाता है। तो इस तरह से कई सारे निकाय होते हैं, पढ़े भी हमने पहले केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लिए होंगे। तो स्थूल निकाय का मतलब बड़ा निकाय। तो बड़े निकाय के मतलब क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं, उसके बारे में अपने को इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो स्थूल निकायों में ऊष्मीय अनियमित क्रिया। आज का अपन ने केवल हीट के बारे में पढ़ा है, कल इसके बारे में आगे अलग से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।